दोस्तों नमस्कार, मैं इसके नंदन आप सभी का स्वागत करता हूं लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में। दोस्तों हम लोग क्या किए, 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज तीसरा लेक्चर है और तीसरा लेक्चर में देख लीजिए हम लोग क्या करने वाले हैं, पादप आकारिकी। अब पादप आकारिकी में जो है जितना भी क्वेश्चन बनता है इस सब को जो है हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधा किसी भी भाग से विकसित होने वाले जड़ कहलाती है। तो अब देखिए पौधे के किसी भाग से विकसित होने वाले जड़ क्या कहलाती है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, अपस्थानिक मूल, अपस्थानिक जड़ इसे कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्या करें, मूलांकुर से विकसित होने वाले जड़ कहलाती है। अब मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ क्या कहलाती है, तो आपका यहाँ पर आंसर है मूसला जड़। देखिए अपस्थानिक जड़ है, उसके बाद श्वसन मूल है और उसके बाद तंतुमय मूल है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो मूसला जड़ हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं, श्वसन मूल मिलती है पान में, चेस्टनट में, जूसिया में और मक्का में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, जूसिया में। जूसिया में। चौथा देखिए डहेलिया की जड़ें होती है, तो अब पहला ऑप्शन है आपका कंदील तथा पुलकित, दूसरा स्वांगीकारी, तीसरा कुंभ रूपी और चौथा रेशेदार। तो अब 4 नंबर का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ए नंबर आपका कौन है, कांदिल तथा पुलकित। उसके बाद 5वां नंबर क्या है, उपरी रोही, उपरी रोही मूल होती है। मूल का मतलब आप जानते हैं कि जड़ होता है। अब देखिए टोनोस्पोरा में है, उसके बाद है आर्किड में, उसके बाद अमरबिल में और उसके बाद भारतीय रबर में। तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद देखिए अनियार्किड में। अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, न्यू मेटाफोर्स श्वसन मूल प्रायः मिलती है। तो न्यू मेटाफोर्स श्वसन मूल प्रायः कहाँ मिलती है, शुष्कोद्भिद यानी मरुस्थल वाला पूछ रहा है, ऊपरी रोहियों में या जलोद्भिद में और मैंग्रोव में। तो न्यू मेटाफोर्स। अब बताइए इसका आंसर क्या होने वाला 6 नंबर का, तो आपका सी नंबर ऑप्शन होगा मैंग्रोव वन में, मैंग्रोव पादपों में मिलता है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, आर्किड्स में विलामेन जड़ें होती है, विलामेन जड़ें होती है। अब किसके लिए, सहारा देने के लिए या नमी अवशोषित करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट स्वांगीकरण के लिए या गैसों के विनिमय के लिए। तो अब आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नमी अवशोषित करने के लिए। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, तो देखिए गाजर है, आलू है, शकरकंद है, मूली है। तो आपका जो है आलू जड़ नहीं है, आलू तना है, प्रकंद का उदाहरण है। ठीक है, सॉरी कंद का उदाहरण है। गाजर जड़ है, शंकु रूपी है। उसके बाद शकरकंद आपका कुंभ रूपी है, मूली क्या है आपका तुर्क रूपी है। उसके बाद देखिए अवस्तंभ मूल पाई जाती है किस में, चावल में, गन्ने में, मूंगफली में और चने में। तो अवस्तंभ मूल यानी स्टील रूट किस में पाई जाती है, तो आपका होगा यह गन्ने में। क्या होगा मेरे भाई, गन्ने में। उसके बाद देखिए स्तंभ मूल होती है तो किस में, पुलकित जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, शाखान्वित जड़ें और मूसला जड़ें। तो बताइए इसका आंसर आप लोग क्या होगा, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, अपस्थानिक जड़ें। उसके बाद देखिए 11वां नंबर, जड़ें विकसित होती है किसे, परांकुर से, मूलांकुर से, तने से, पत्ती से। तो मूलांकुर से जड़ें विकसित होती है, मूल का मतलब जड़ होता है, मूलांकुर है। उसके बाद पराग से कौन चीज विकसित होता है, तो तना विकसित होता है। अब देखिए गाजर एक है, जड़, तना, पुष्प, पुष्पक्रम। तो गाजर क्या है, जड़ है, शंकु रूपी है। उसके बाद देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है, मूल शीर्ष के ठीक पीछे, प्रकाश में, मूल शीर्ष में और अंधकार में। यानी जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका होगा मूल शीर्ष के ठीक पीछे वाले भाग में अधिक वृद्धि होती है। अब देखिए 14, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। यानी जो मोटा जड़ें तने से लटका रहता है वह क्या कहलाती है, आरोही, स्तंभ मूल, मूल और उसके बाद वलयाकार मूल। तो अब बताइए 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई, सी हो जाएगा, अब स्तंभ मूल। अब देखिए यानी स्तंभ मूल। अब देखिए निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है, कौन सा गलत चुना है। इसी तरह से आप क्वेश्चन पढ़िएगा, घेर दीजिएगा, तब आपको यहाँ पर लगेगा कि नहीं गलत वाला है। अब देखिए इसका है शंकुआकार जड़, प्याज, उसके बाद कुंभ रूपी, सलजम, तुर्क रूपी
जड़, तुर्क रूपी जड़ मूली, श्वसन मूल, मैंग्रोव पौधे। तो अब कौन गलत है यहाँ पर कह रहा है, तो यहाँ पर कुम रूपी सही है, शंकुआकार जड़, तो जड़ यह गलत है। प्याज क्या है, प्याज तना है मेरे भाई, तना। और यह किसका आंसर है, शल्ककंद का उदाहरण है, शल्ककंद का, ठीक है, तना शल्ककंद का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह जो है आप देखते रहिए, सारा क्वेश्चन आपको मैं पूरा लूसेंट डिस्कशन करवाने वाला हूँ, बस आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए 16वां नंबर, श्वसन मूल पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रा में हाइड्रीला, राइजोफोरा, सिंघारा और एस्टर कैंथा में। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा आपका राइजोफोरा में। किस में हो जाएगा मेरे भाई, तो सर राइजोफोरा में होगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है, तो पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा आरोही जड़। तो आरोही जड़ पान की लता में होती है। अब कहता है आलू का खाने योग्य भाग होता है, जड़, कलिका, फल, तना, तो तना होगा मेरे भाई, कंद का उदाहरण है। उसके बाद पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है, किसका, जड़ का, पत्ती का, तना का, इनमें से कोई नहीं, तो पर्णकाय स्तंभ है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, तना का यह भाग है। उसके बाद कहता है नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, धनकण द्वारा, पर्णयित वृंत द्वारा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा, शल्कन स्तंभ द्वारा। तो बताइए नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य किसके द्वारा होता है, तो पर्णकाय स्तंभ द्वारा। किसके द्वारा, पर्णकाय स्तंभ। अब निम्नलिखित में से कौन एक तना है, तो आलू है, गाजर है, शकरकंद है, मूली है, तो तना कौन है, यहाँ पर आपका हो जाएगा आलू। कंद का उदाहरण है, आई सब जड़ का उदाहरण है, बताए अभी। पत्ता गोभी 22 नंबर क्वेश्चन, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है। अब देखिए पत्तियों में, जड़ में, फल में और तना में, तो इसका आंसर बताइए, तो आपका हो जाएगा पत्ता में है इसका, तो आपका डी नंबर पत्तियां हो जाएगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहते हैं, तो कई बार अभी बताएं कंद, कंद पर कंद में हो जाएगा हल्दी अदरक, धन में कंद में हो जाएगा ओल अरबी, ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद शल्कंद में प्याज लहसुन। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है, ऐसे घेर दीजिएगा, प्याज बल्ब का, शकरकंद का कंद, उसके बाद अरबी का धन कंद, आलू का कंद, आलू का कंद सही है, अरबी का धन कंद सही है, प्याज का बल्ब, प्याज का बल्ब नहीं होगा मेरे भाई, यह जो है शल्ककंद होता है, शल्ककंद, शल्ककंद, ठीक। बल्ब का मतलब होता है कंद, कंद का इंग्लिश होता है बल्ब, ठीक है। चलिए 24 नंबर आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ शकरकंद तने का रूपांतरण कर रहा है ना, तो मेरे भाई तने का, तो शकरकंद जो है जड़ का, तो यह है शकरकंद जड़ का उदाहरण है, ठीक है। चलिए तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कंफ्यूजन थोड़ा बहुत हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा तना है, तो तना देखिए अदरक, अदरक तना है, गाजर, शकरकंद, शलजम, यह सब जड़ है। प्याज, प्याज खाद्य भाग है, किसका, पत्ता का, जड़ का, तना का, तो तना का, शल्कंद का। उसके बाद देखिए 27 नंबर को क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, तो रूपांतरित तना है तो शकरकंद, नारियल, आलू, तो आलू है मेरे भाई, आलू, ठीक है, कंद का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्या कर रहे हैं, निम्न में से किसकी पत्ती पर्णदल प्राय न्यूनीकृत होता है, यानी पर्णदल प्राय क्या होता है, न्यूनीकृत होता है। तो अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जलोद्भिद, समोद्भिद, ऊपरी रोही, शुष्कोद्भिद, तो शुष्कोद्भिद होगा, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद देखिए कैक्टस के सूल किसका रूपांतरण होता है, तो पत्ते का रूपांतरण होता है, किसका, कैक्टस का सूल। उसके बाद देखिए पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। उसके बाद 31 नंबर कहता है वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते। तो अब यहाँ पर देखिए क्रिप्टोगोमस होगा, यही आपका क्या
आंसर होगा, इसमें कभी भी पुष्प नहीं बनता है। उसके बाद देखिए पुष्प, पूर्ण पुष्प पाया जाता है पुमंग एवं जायांग में, सभी चारों चक्र, बाह्य दल एवं दल, ठीक है, दल, पुमंग एवं जायांग, तो सभी चारों। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा 32 नंबर का, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसमें सभी चारों होता है, यानी पुमंग होता है, जायांग होता है, ठीक है, उसके बाद बाह्य दल पुंज होता है, दल पुंज होता है, सब होता है। अब देखिए 33 नंबर, पुष्प के जनन चक्र है पुमंग एवं जायांग, दलपुंज एवं पुमंग, उसके बाद बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज, तो यह सब सहायक होगा और यह भी सहायक होगा। यहाँ पर दलपुंज सहायक होगा, लेकिन यहाँ पर पुमंग एक है, तो यह गलत हो जाएगा, पुमंग एवं जायांग, पुमंग मेल और जायांग फीमेल होता है। अब देखिए 34वें, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है, तो अब बताइए कौन सा एक सही है। तो यहाँ पर देखिए उनमें केवल अंडप होता है, ठीक, और उसके बाद देखिए उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होता है, उनमें केवल पुंकेसर होता है, उनमें या तो पुंकेसर होता है या तो अंडप होगा, तो यहाँ पर देखिए पुंकेसर एवं अंडप दोनों होगा, क्योंकि उभयलिंगी है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुरुंजी फूल, कुरुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है, तो इसका कारण क्या है, प्रकाश अवधि, फ्लोरीजन सराव यानी फ्लोरीजन सराव, अदीप्त अवधि और उपयुक्त में से सभी, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सी, फ्लोरीजन स्राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर का है, संसार का सबसे छोटा पुष्प, तो रेफ्लेशिया सबसे बड़ा है, कमल नहीं होगा, गुलाब नहीं होगा, उल्फिया होगा सबसे छोटा। फूलगोभी में पौधे का उपयोग कौन सा भाग करता है, तो फूलगोभी में कौन सा भाग करता है, तो देखिए भूमिगत अंक, जड़, ताजा, पुष्प समूह, पत्ते, तो फूलगोभी में क्या होता है, पुष्प समूह का भाग जो है यूज करते हैं। उसके बाद देखिए 38 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, अभी बताएं, कमल, सूर्यमुखी, रेफ्लेशिया, तो रेफ्लेशिया हो गया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है, तो बताइए 39 का, तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जीवन की दृष्टि से क्या होगा, पुष्प है, पत्ती है, तना है, जड़ है। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 39 का, तो आपका पुष्प हो जाएगा, क्योंकि पुष्प जनन अंग है, तो यहीं से जन्म होता है। अब देखिए तो जीवन चक्र यहीं से चलेगा, परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागन का स्थानांतरण कहलाता है अंकुरन, निषेचन, परागन और पुष्पन, तो परागन कहलाता है। यहाँ पर पराग होगा या परागकण भी हो सकता है, ठीक है। एनिमोफिली, देखिए एनिमोफिली जो है परागन है, तो एनिमोफिली यहाँ से एनिमल आ रहा है ना, तो जंतुओं द्वारा हो जाएगा, एनिमोफिली, किस द्वारा, इंटेमोफिली, वायु द्वारा, जो हो जाएगा मेरे भाई 41 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, क्या होगा, एनिमोफिली। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, जंतुओं द्वारा होगा जूफिली, जूफिली, ठीक है मेरे भाई। एनिमोफिली वायु द्वारा, वायु द्वारा, ठीक है। जल द्वारा हाइड्रोफिली। चलिए इंटेमोफिली अभी बताएं कीट के द्वारा, ठीक है। चमगादड़ों द्वारा बताइए, तो चिरेप्टोफिली है, यहाँ पर हो जाएगा। अर्निथोफिली पक्षी द्वारा, एनिमोफिली पवन द्वारा यानी हवा द्वारा, और एंटीमोफिली कीट द्वारा। जूफिली देखिए परागकण होता है, तो जंतुओं द्वारा जूफिली अब की बार हुआ। आर्निथोलॉजी, आर्निथोफिली, तो यहाँ पर बताएं आपको पक्षियों द्वारा, यह सब परागन होता है, ठीक है। यानी परागन क्या होता है, परागकण को नर पुष्प से, पुष्प का नर भाग से लेकर के मादा पर ले जाता है, उसी को परागन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 46, जल द्वारा परागकण कहलाता है, तो अभी बताएं हाइड्रोफिली, जो परागकण बंद पुष्पों में होता है कहलाता है। अब बताइए बंद पुष्पों में जो होता है वह क्या कहलाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा क्लीस्टोगेमी, क्लीस्टोगेमी कहलाता है, क्या मेरे भाई, क्लीस्टोगेमी। अब 48 नंबर, पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है, तो अब देखिए नर संतान का निर्माण, अच्छी संतान, दुर्लभ संतान और बीजों का निर्माण। पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि, तो अब देखिए नर संतान का निर्माण, दुर्बल संतान, बीजों का निर्माण और अच्छी संतानों का निर्माण, तो बताइए इसका आंसर होगा अच्छी संतानों का निर्माण, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसमें विभिन्न प्रकार का वैरायटीज पाया जाता है, इसलिए भी अच्छा होता है।
अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है, क्यों? जल परागित पुष्पों में, उसके बाद वायु परागित पुष्पों में, उसके बाद कीट परागित पुष्पों में, और डी नंबर सभी प्रकार के पुष्पों में। अब बताइए वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा क्यों होता है? तो आपका हो जाएगा यहाँ कीट परागित पुष्पों में, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कीट परागित पुष्पों में। चलिए अब कह रहा है कि घोंघे द्वारा परागकण कहलाता है जूफिली, एंटेमोफिली, चिरेप्टोफिली, मेलेकोफिली। तब मेलेको यानी मोलस्का ग्रुप का है। चलिए उसके बाद 51 नंबर, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, जल द्वारा और वायु द्वारा। तो बताइए 51 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपका नंबर सी हो जाएगा। चूंकि सुगंधित फूल से क्या होता है, कीट आकर्षित होता है, उस पर बैठता है, इसीलिए। 52 परागकण, परागकण यानी पोलन ग्रेन्स है। देखिए अपूर्ण विकसित भ्रूण, बीजाणु मृत मातृभ्रूण, बीजाणु मातृभ्रूण, और उसके बाद अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद, उसके बाद एक नर शुक्राणु कोशिका। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? तो आपका नंबर हो जाएगा बी, अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद। अब देखिए 53 नंबर, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं। तो कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण क्या होते हैं? ये नंबर चिकने शुष्क, रुक्ष और शुष्क, रुक्ष चिपचिपे, बड़े और दिखने वाले। तो बताइए 53 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी नंबर हो जाएगा, रुक्ष और चिपचिपे। उसके बाद देखिए निषेचन क्रिया है। तो निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, उसके बाद परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, उसके बाद नर युग्मकों का ध्रुवीय केंद्रकों से संयोजन, बीजांडों से बीजों का निर्माण। तो आपका हो जाएगा परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। ठीक है, तो यह तो परागण हो गया। यह क्या होगा मेरे भाई? यह परागण हो जाएगा। तो आपका यह नहीं होगा, यह निषेचन कर रहा है। देखिए निषेचन कर रहा है ना, तो निषेचन कर रहा है तो आपका एक नर युग्मक का अंडाणु का संयोजन हो जाएगा, अंडाणु से संयोजन। ठीक है, चलिए अगला, अंडाणु से संयोजन होगा तभी जाकर के ही निषेचन होगा शुक्राणु का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 55 निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। तो बताइए अध्यावरणों से, भ्रूणपोष से, निभाग से और बीजांड से। तो बीज के बीजावरण किससे विकसित होता है निषेचन के पश्चात? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अध्यावरणों से। किससे? अध्यावरणों से। 56 देखिए द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन मुख्य लक्षण है ब्रायोफाइटस का, जिम्नोस्पर्म का, टेरिडोफाइटा का, आवृत बीजियों का। तो यहाँ पर होगा आपका आंसर आवृत बीजियों का। ठीक है मेरे भाई। अब चलिए 57 अनिषेक जनन होता है यानी पार्थेनोक्रेप। अब देखिए हार्मोन के बिना फल का परिवर्धन, बिना निषेचन के फल का परिवर्धन, यही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यही हो जाएगा 57 का। क्या? बिना निषेचन का फल का परिवर्धन, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। तो यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फल का रहा है, यहाँ अंडाणु का परिवर्धन होगा बिना निषेचन का। ठीक है, हालांकि अनिषेक जनन, अनिषेक फल होगा तो उसका आंसर हो जाएगा बिना निषेचन के फल का निर्माण। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, इसीलिए देखिए क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा और ऑप्शन भी पहले जो है चारों पढ़ा जाएगा, उसके बाद आंसर लगाइएगा, मेरे तरह नहीं लगा दीजिएगा। अब देखिए बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने वाले को कहते हैं। आपकी बार ये आंसर हो जाएगा कौन? पार्थेनोक्रेप, पार्थेनोक्रेपी बिना निषेचन का। चलिए 59 का क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? तो अनिषेक फल कौन होगा? स्ट्रॉबेरी है, शहतूत है, सेब है और केला है। तो मेरे भाई यहाँ पर केला आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि अनिषेक फल जो होता है बिना निषेचन का होता है, इसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। अब बीज का निर्माण कभी कभी हो भी गया तो उसे नया पौधा नहीं उगता है। तो केला में बताइए बीज नहीं रहता है, रहता भी है तो उसे नए पौधे का निर्माण नहीं होता है। अब देखिए 60 गुदेदार थैलेमस किसके खाने योग्य भाग है? देखिए सेब है, टमाटर है, संतरा है, आम है। तो गुदेदार थैलेमस किसके खाने योग्य भाग है? तो आपका हो जाएगा सेब।
सेब। अब देखिए निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो पौधे का प्रतिरोपण यहाँ प्याज, सोयाबीन, सोरगम और मक्का। तो अब बताइए आपका प्याज में क्या रोपा जाता है? प्याज में बीज रोपा जाता है या पौधा का जो है प्रतिरोपण किया जाता है? आपका 61 नंबर क्वेश्चन है। तो मेरे भाई प्याज में देखिएगा पहले बीज गिरा के उसके बाद फिर उखाड़ के रोपा जाता है, जैसे धान को रोपा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब आंसर देखिए, एक सत्य फल परिवर्धित होता है किसे? अंडाशय से, पुष्पासन से, दलों से और अंडाशय से। तो यहाँ पर देखिए आशय से, अंडाशय से हो गया सत्य फल। ठीक है मेरे भाई 62। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आभासी फल का उदाहरण है, बताइए सेब, अमरूद, आम और टमाटर। बताइए कौन सा इसका आंसर होने वाला है? 63। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर सेब आभासी फल। अब बताइए नारियल तथा आम के फल होते हैं पोम, बेरी, डूब, पीपो। यह देखिए बताइए किसका उदाहरण है नारियल तथा आम का फल? तो चलिए आपको डूब का उदाहरण है। किसका? डूब का। उसके बाद पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग होते हैं। अब देखिए मध्य फलविति, फलविति, बाह्य फलविति, अंतः फलविति। तो यहाँ आपका मध्य फलविति हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, नारियल का खाने योग्य भाग कौन होता है? फलविति, भ्रूणपोष, पूर्ण बीज, बीजावरण। तो आपका यहाँ पर होगा भ्रूणपोष नारियल का खाने योग्य भाग। उसके बाद लीची फल का खाने योग्य भाग बहुत बार पूछा है, हालांकि नारियल भी कई बार पूछा है, ये भी बहुत बार पूछा है। मांसल पुष्पासन नहीं होगा, एरिल होगा, मांसल एरिल होगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह आप लोग पूरा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, मैं पूरा जो है लूसेंट का प्रैक्टिस आपको करवाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होते हैं। अब क्या है? बाह्य फलविति, अंतः फलविति, मांसल पुष्पासन और मध्य फलविति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, मांसल पुष्पासन। उसके बाद फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है। तो लीची को किस में रखा जाता है? ड्रूप, एक बीजी बेरी, नॉट, हेस्पेरिडियम। तो बताइए अब यूपीपीएससी में पूछा तो इसका आंसर क्या होगा? 69। तो आपका होगा नॉट। लीची को रखा जाता है, नॉट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताइए 70 नंबर। बीज रहित फल, बीज रहित का मतलब बीज नहीं है, रहित का मतलब यह नहीं समझ लीजिएगा कि है नहीं है। बीज रहित फल प्राप्त किया जाता है। तो बताइए बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है तो किससे? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हार्मोन्स के व्यवहार, पादपों को 70% डिग्री पर रख करके, पादप को चमकदार प्रकाश में रख करके और विकरों के व्यवहार द्वारा। तो बताइए इसका आंसर 70 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। अब देखिए 71, अनानास, पाइनएप्पल किस प्रकार का फल है? अब देखिए सिलिक्वा, सोरोसिस, साइकोनस, समारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 71 का आपका होगा सी नंबर, साइकोनस का उदाहरण है अनानास। अब 72 देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अब देखिए आम है, बेरी है, टमाटर है, पोम है, सेब है, धूप है और केला है, बेरी है। तो अभी आप क्वेश्चन पढ़े हैं मेरे भाई, 72 नंबर का आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर। ठीक है 72। यहां पर कुछ इधर लग रहा है, क्या करें? कौन युग्म सुमेलित है? तो आपका यहाँ पर डी नंबर होगा, केला, बेरी का उदाहरण है, यह सही सुमेलित है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 73 नंबर, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? बताइए आलू, गाजर, मूंगफली, प्याज। तो इसमें से किसका फल जो है भूमि के अंदर पाया जाता है? तो यहाँ पर मूंगफली होगा। हालांकि आलू का भी होता है लेकिन यह तना का भाग है, यह कुछ ऊपर में भी रहता है, लेकिन यह आपको पूरा अंदर की तरफ रहेगा। चलिए नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार, पुष्पासन, दोनों, बीजाणु, फली। तो बताइए 74 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर
यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा गुदेदार पुष्पासन। अब देखिए किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता, बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता। ईख है, मूंगफली है, उसके बाद बादाम है, उसके बाद साइकस है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है 75 का, तो आपका हो जाएगा साइकस। क्या होगा मेरे भाई? साइकस। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसी तरह आप सभी लोग जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से रिजल्ट होता है, प्रैक्टिस से भागिएगा रिजल्ट से दूर हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन 76, बीज विकसित होता है स्त्री केशों से, बीजांड से, अंडाशय से, पराग कोशों से। तो बीजांड से बीज, अब फल का निर्माण अंडाशय से। अब भ्रूण किस में मिलता है? फूल में, पर्ण में, बीज में और कली में। बीपीएससी 2011 में पूछा है, तो बता दीजिए आप लोग इसका आंसर क्या होने वाला है 77 का। तो यह आपका होगा सी नंबर। तो भ्रूण किससे मिलता है? बीज से। आर्किड के बीज होते हैं हल्के तथा शुष्क, अधिक बड़े एवं भारी, छोटे तथा चिपकने वाले, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर। तो आपका ए हो जाएगा, हल्के होता है और तथा शुष्क होता है। 79, सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो देखिए प्रकाश का, जल का, हवा का, ताप का। तो प्रकाश का आवश्यकता क्या होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम जब बीज को भिगो के कपड़ा में बांध के डाल देते हैं, प्रकाश नहीं पड़ता है तो भी अंकुरन हो जाता है। 80 नंबर, सजीव प्रजक अंकुरन किस में पाया जाता है? तो सजीव प्रजक, सजीव प्रजक अंकुरन किस में पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका अनानास, राइजोफोरा, देखिए यही आंसर है राइजोफोरा। अब इधर पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। 81 नंबर, अधोभूमिक अंकुरन पाया जाता है। तो बताइए अधोभूमिक अंकुरन किस में पाया जाता है? कद्दू में, मक्का में, राइजोफोरा में, सेम में। अधोभूमिक अंकुरन तो आपका यहाँ पर हो जाएगा मक्का में मेरे भाई, मक्का में। अब देखिए भूमपोरिक अंकुरन, भूमपोरिक अंकुरन किस में पाया जाता है? तो मक्का में, गेहूं में, मटर में और अरंडी में। तो बताइए 82 का क्या हो जाएगा? तो अरंडी में पाया जाता है। किस में? अरंडी में। अब देखिए पौधे में पितृस्थ अंकुरन का भी पर्याय है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, पौधे में पितृस्थ अंकुरन का अभिपर्याय क्या है? तो अब देखिए यहाँ पर सी नंबर देखिए, जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरन। तो जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर जो है बीजों का अंकुरन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट रूपांतरित में होता है? यानी एक घट में रूपांतरित होता है, घट में रूपांतरित होता है घटपर्णी का कौन सा भाग? बताइए। स्तंभ है, पत्ता है, अनपूर्ण है, पर्ण, वृंत है। 84 का कौन हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, यानी पत्ती विभाजित होता है। ठीक है मेरे भाई। 85 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी है? यानी कीटहारी है, यानी जो कीट को खाता है। पेंशन, फ्लावर पादप, घटपर्णी, रातरानी और फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो आपका घटपर्णी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यही 3-4 क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर में। देखिए 86, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है, बांस है, चावल है, मनी प्लांट है, टीक है। तो बताइए सबसे तेज कौन बढ़ेगा? तो सर बांस बढ़ेगा। 86 का। उसके बाद देखिए विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन है? यूकेलिप्टस, टेरोकार्पस, पोली एल्थिया और टेक्टोना। तो टेक्टोना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूकेलिप्टस हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा। यह आवृत बीजी पौधा। एक होता है अनावृत बीजी जो होगा सिकोया। अब देखिए 88, तना स्तंभ होता है पराया, तना स्तंभ क्या होता है पराया? तो यह होगा धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। तो देखिए प्रकाशानुवर्ती, तो प्रकाश के ओर गति करेगा तो इसको प्रकाशानुवर्ती करेंगे कहेंगे, धनात्मक होता है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ऊपर की ओर जाता है तो धनात्मक, प्रकाश के
प्रकाश के दिशा में जाता है तो प्रकाशानुवर्ती, वही हो गया। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिता के कार्य करता है, यानी किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिता के कार्य करता है, तो शकरकंद, प्याज, हल्दी और टमाटर। क्या हो जाएगा 89 का आंसर बता दीजिए आप लोग। लास्ट क्वेश्चन है सी नंबर, हल्दी। तो देखिए मेरे भाई, आप सभी लोग जितने भी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद इस लुसेंट का जो है जितना भी साइंस है और आर्ट है, सभी जो है पेपर का जो है सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज डिस्कशन में इसी तरह से आपको करवा दूंगा। ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, बस इसी तरह से, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, कम समय में आप जा करके कोई भी एग्जाम दे दें। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।